स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणु भूतड़ा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के टॉपिक लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब गैसों के द्रवीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही हम गैसों के लिए आवश्यक क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब व क्रांतिक आयतन व जूल थॉमसन प्रभाव के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, हिंदी में जिसे बोला जाता है गैसों का द्रवीकरण। गैसों का द्रवीकरण नाम से ही क्लियर है कि किसी भी गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करना गैसों का द्रवीकरण कहलाता है। कन्वर्जन ऑफ ए गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैसों और गैस व लिक्विड में ये अंतर होता है कि गैसों के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होते हैं, परंतु लिक्विड के मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं और उनमें अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होते हैं। तो गैसों को लिक्विड में चेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं। यदि हम टेम्परेचर कम कर दें बाय लोअरिंग ऑफ द टेम्परेचर कम करने से, जैसे हम टेम्परेचर कम करते हैं गैसों की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती है और साथ में मॉलिक्यूल पास पास में आ जाते हैं। तो ये गैसों को द्रव में बदलने का एक तरीका हो सकता है कि टेम्परेचर कम करके गैस को द्रव में बदला जा सकता है। सेकंड जो तरीका हो सकता है बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, दाब को बढ़ा के। जैसे किसी गैस पे दाब बढ़ाया जाएगा, मॉलिक्यूल पास पास में आते जाएंगे और पास पास में आने से उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल बढ़ते जाएंगे और फाइनली गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो दो तरीके हो गए कि या तो गैस का टेम्परेचर कम कर दिया जाए या गैस पे दाब बढ़ा दिया जाए। उन दोनों से गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु मतलब ये हो गया कि किसी गैस को द्रव में परिवर्तित करने की कंडीशन हो गई ताप कम करना व दाब बढ़ाना। अब ये पाया गया कि किसी गैस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए ताप कम किया जा सकता है, परंतु उसकी भी एक लिमिट होती है। उससे अधिक तापमान पे यदि गैस को द्रव में परिवर्तित करना तो नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हम 3 कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें कहा जाता है क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रांतिक स्थिरांक। किसी भी गैस के लिक्विड में चेंज करने के लिए कुछ विशिष्ट तापमान और ताप और दाब की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब कहते हैं और इनको क्रांतिक स्थिरांक कहा जाता है। सबसे फर्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक तापमान। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है, किसी भी गैस का ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे गैस को उच्च दाब अप्लाई करके उसको द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। कि उच्चतम गैस का वह उच्चतम ताप जिस पर गैस को दाब लगा के द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। इस टेम्परेचर से ऊपर यदि टेम्परेचर क्रांतिक ताप से यदि अधिक है तो उसके बाद उस पर कितना ही दाब लगा लिया जाए, गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये क्लियर हो गया कि गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए सबसे पहले गैस को उसके ताप कम करना है। ताप कितना कम करना है कि गैस का ताप उसके क्रांतिक ताप या उससे भी कम हो जाए, क्योंकि क्रांतिक ताप के ऊपर गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसे TC लिखा जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। सेकंड है क्रिटिकल प्रेशर। किसी भी गैस के लिए क्रांतिक ताप पर यदि गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो जो प्रेशर आवश्यक होता है, जो दाब लगाना आवश्यक होता है, उसे उसका क्रांतिक दाब कहा जाता है। किसी भी गैस के लिए क्रांतिक ताप पर गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक दाब उसका क्रांतिक दाब कहलाता है, जिसे TC लिखा जाता है। थर्ड कांस्टेंट है क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रांतिक आयतन। 1 मोल गैस के द्वारा क्रांतिक ताप
वह क्रांतिक दाब पर जो वॉल्यूम लिया जाता है वह उसका क्रांतिक आयतन कहलाता है। मतलब 1 मोल गैस का क्रांतिक दाब पर जो आयतन होता है वह उसका क्रांतिक आयतन कहलाता है। तो अभी तक हमको ये क्लियर हुआ कि किसी गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसको टेम्परेचर कम करना, इतना कम करना कि कम से कम क्रांतिक ताप तक उसका टेम्परेचर पहुंच जाए, और उसके बाद और लोअर करेंगे और या फिर उसके बाद प्रेशर बढ़ा देंगे तो गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अब अपनी बात अब नेक्स्ट टॉपिक है जूल थॉम्सन इफेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं कि गैस को ताप कम करके द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो गैस का ताप कम करने का एक मेथड है जो कि जूल थॉम्सन प्रभाव के ऊपर आधारित है। जूल थॉम्सन प्रभाव होता है कि जब किसी एक गैस को उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस का शीतलन हो जाता है, गैस का ताप कम हो जाता है। कि जब एक गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस का ताप कम हो जाता है, गैस का शीतलन हो जाता है। ये इफेक्ट जूल थॉम्सन प्रभाव कहलाता है। इसका कारण यह है गैस का ताप कम होने का कि जब एक गैस उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में फैलती है, उच्च दाब में गैस के मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है। परंतु जब गैस निम्न दाब के क्षेत्र में फैलती है तो निम्न दाब के क्षेत्र में मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे और मॉलिक्यूल्स को दूर होने के लिए अट्रैक्शन फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, जिसमें मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा कम हो जाती है। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो सिस्टम है वो इस प्रकार की कंडीशन का है कि वह बाहर से ऊर्जा नहीं ले सकता, तो मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा काम में आएगी और मॉलिक्यूल की ऊर्जा आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है और आंतरिक ऊर्जा कम होने से मॉलिक्यूल्स का ताप भी कम हो जाता है, गैस का ताप भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है गैसों के द्रवीकरण की दो मेथड है। अब तक हमको ये क्लियर हो गया कि गैस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए गैस का ताप कम करना है, वह दाब बढ़ाना है। तो इसके आधार पे गैस के को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट है लिंडेज मेथड एंड सेकंड इज क्लॉट्स मेथड। पहले हम फर्स्ट मेथड पढ़ लेते हैं, लिंडेज मेथड। ये मेथड है वह जूल थॉम्सन प्रभाव पे आधारित है। जूल थॉम्सन प्रभाव में जो था कि वे उच्च दाब की गैस को निम्न दाब की क्षेत्र में प्रसारित किया जाएगा जिससे उसका तापमान कम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही इफेक्ट काम में लिया जाता है। इस डायग्राम के हिसाब से देखिए, सबसे पहले जैसे हमको एयर को लिक्विड में चेंज करना है, एयर भी गैस फॉर्म ही है, तो एयर को सबसे पहले कंप्रेसर से पास किया जाता है। एयर को कंप्रेसर से पास किया जाता है। तो ये एयर जब कंप्रेसर से पास होगी, कंप्रेसर मतलब संपीड़क जो उसका दाब बढ़ा देवे, तो वो दाब इतना बढ़ा दिया जाता है एयर का, जो 1 एटमॉस्फेरिक एयर का दाब बढ़ा के 200 एटमॉस्फेरिक 200 वायुमंडलीय दाब तक उसको संपीड़ित कर लिया जाता है। उसके बाद ये एयर, क्योंकि संपीड़न होने के कारण गैस का तापमान बढ़ जाता है, तो इसके लिए उसको किसी ऐसे लिक्विड से, मतलब यहाँ से कूलर से पास किया जाता है, शीतलक प्रशीतक कहा जाता है, जिसे जो कि उसका कूलिंग का काम करेगी, गैस को कूल ठंडा करे, जिसका तापमान जो संपीड़न के कारण बढ़ गया था उसको कम कर सके। तो इस प्रकार गैस को यहाँ से एंटर करने के बाद कंप्रेशन हुआ, कंप्रेसर के द्वारा संपीड़न हुआ, उसके बाद संपीड़क जो संपीड़ित गैस थी उसको
जो किसी भी शीतलन वाले द्रव से पास किया जाता है, जो उसका कूलिंग का काम करेगा, ठंडा करेगा। उसके बाद इस गैस को एक स्पाइरल ट्यूब से पास कराया जाता है। स्पाइरल ट्यूब है और उस स्पाइरल ट्यूब में नीचे की ओर छोटा सा छेद होता है, जेट, जिसे जेट बोला जाता है। तो इस दौरान और उसके बाद उसके बाहर जो होता है वो चेंबर होता है, उसमें सिंपल दाब बहुत कम होता है। तो यहाँ पे वही कंडीशन आ गई है कि 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली गैस को एकदम लो प्रेशर वाले रीजन में प्रसारित कर दिया। तो इस दौरान गैस के ताप में कमी हो जाएगी। अब तुरंत इतनी कमी नहीं होती कि गैस लिक्विड में परिवर्तित हो जाए। तो ये गैस ठंडी हो गई है, ये ठंडी गैस वापस ऊपर जा रही है और ऊपर जाके ऊपर जाके वापस ये प्रोसेस रिपीट होगा कि ये पहले वापस कंप्रेसर में जाएगी, संपीड़क में जाएगी और वापस ये पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। जब ये प्रोसेस 3-4 बार हो जाता है या इतना टेम्परेचर गैस का कम हो जाता है कि वो द्रव अवस्था में आने लायक हो जाती है, तो फिर लास्ट में वो द्रव अवस्था में आ जाती है और नीचे इकट्ठी हो जाती है। तो इसमें क्लियर है, सबसे पहले गैस को या एयर को कंप्रेस किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है। जो संपीड़न से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको कूलर से पास किया जाता है, उससे वो हीट हट जाती है। उसके बाद उसको स्पाइरल कॉइल से पास किया जाता है, जिसमें नीचे एक जेट होता है, छोटा छेद होता है, और वहाँ पे जब गैस उसमें से उसका मुक्त प्रसार होता है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रूप में आता है। हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से लो प्रेशर वाले क्षेत्र में गैस आती है, तो उसका तापमान कम हो जाता है और ये प्रोसेस रिपीट होता है। फाइनली गैस लिक्विड में परिवर्तित हो जाती है। ये मेथड लिंडेज मेथड कहलाता है और ये स्पेशली ध्यान रखना कि जूल थॉमसन इफेक्ट पे आधारित है। नेक्स्ट मेथड है क्लाउड्स मेथड। क्लाउड्स मेथड ये भी कुछ लिंडेज मेथड पे बेस्ड है, परंतु इसमें दो इफेक्ट काम आते हैं। फर्स्ट है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द जूल थॉमसन इफेक्ट और एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जूल थॉमसन प्रभाव व दुदोष में प्रसार, दो सिद्धांतों पर आधारित है। तो इस मेथड में सबसे पहले एयर को कंप्रेसर से पास किया जाता है, जो यहाँ पे पी से बता रखा है वो कंप्रेसर है, संपीड़क है, और उसके बाद कूलर से भी पास कराना, जो इस डायग्राम में नहीं बता रखा है, ताकि गैस का तापमान कम हो जाए। उसके बाद जो यहाँ से बी से सी जो नली जा रही है वो सी के यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट्स तो बाहर वाले एरिया में जा रहा है, जहाँ पे एक सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है, वो पिस्टन, और एक जो नली का एक पार्ट है वो सीधा स्पाइरल ट्यूब में जा रहा है। तो जैसे ही संपीड़ित हुई वायु सी पॉइंट पे पहुंचती है, तो कुछ वायु तो पिस्टन की ओर चली जाती है और कुछ वायु है वो स्पाइरल कॉइल में चली जाती है। जो वायु पिस्टन की साइड में जाती है, तो वो हाई प्रेशर पे होने के कारण पिस्टन को पीछे की ओर धकेलती है, जिसके कारण गैस को वर्क करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और ये रुद्धोष में प्रसार है। रुद्धोष में प्रसार का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जो न तो बाहर से ऊर्जा ले सकता है, ऊष्मा ले सकता है, न बाहर ऊष्मा दे सकता है। तो अब क्योंकि गैस को कार्य करना पड़ा, इस कार्य के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो गैस के मॉलिक्यूल से प्राप्त हुई है, और जिसके कारण वो गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। और जब यहाँ से गैस वापस जो स्पाइरल ट्यूब वाला एरिया है उसके बाहर की साइड वाले एरिया में जाती है, और यहाँ से आके वो वापस, क्योंकि अभी इतनी जल्दी लिक्विड में चेंज नहीं होती, तो ये गैस वापस ऊपर की ओर जाएगी। साथ साथ में क्योंकि स्पाइरल ट्यूब में भी कुछ गैस आ रही है, वो नीचे जो जेट लगा हुआ उससे प्रसारित होगी, वो उसका टेम्परेचर कम होगा। तो जो स्पाइरल ट्यूब से जो गैस आ रही है उसमें दो प्रकार से कूलिंग होगी। एक तो जो गैस की जेट के कारण कूलिंग हो रही है, वो जो जूल थॉमसन इफेक्ट है उसके कारण कूलिंग हो रही है, और साथ साथ में जो इधर रुद्धोष में प्रसार होने के बाद जो गैस है जिसका टेम्परेचर कम है, वो ऊपर की ओर गैस जा रही है, वो भी अंदर नली में जो स्पाइरल नली में जो
गैस है उसको ठंडा कर रही है। इससे बहुत जल्दी कूलिंग हो जाती है, क्योंकि 2 इफ़ेक्ट काम कर रहे हैं यहाँ पे। जूल थॉम्सन इफ़ेक्ट के कारण भी कूलिंग हो रही है और द्विध्रुवीय प्रसार के कारण भी कूलिंग हो रही है। तो फाइनली गैस का टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि गैस लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार गैस क्लाउड्स मेथड के द्वारा भी गैस को द्रवित किया जा सकता है। ये लिंडेज मेथड की तुलना में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे 2 इफेक्ट काम में आ रहे हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लिंडेज मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो उसका आंसर जूल थॉम्सन इफेक्ट होगा। और क्लाउड्स मेथड का यदि आता है कि किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो उसका आंसर होगा जूल थॉम्सन इफेक्ट प्लस एडियाबेटिक एक्सपेंशन द्विध्रुव में प्रसार। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स।